अब देखते हैं दोस्तों, देखिए 2023 का ये ऑब्जेक्टिव मैंने अभी बता दिया। अब सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में सारा ऑब्जेक्टिव बताने के बाद आपको इसी वीडियो में लास्ट में आपको सब्जेक्टिव भी एकदम बेहतरीन तरीका से मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये सारा बताओ। और 2024 का दोस्तों हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अगर मिल जाता है तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 24 का ऑब्जेक्टिव मेरे पास हमारे पास नहीं है, जिसके कारण अभी आपको नहीं बता रहे हैं। अगर मिल जाएगा तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखते हैं 25 का। ठीक है, देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है ना। दर्पण मतलब जब आप समझ रहे होंगे कि उसके माध्यम से हम युग विशेष की समस्याओं, परिस्थितियों तथा भावनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि उसके हिसाब से सभी परिस्थितियों, भावनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य में ही जातियों भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्रत्येक जाति के साहित्य का एक व्यक्तित्व होता है। केवल इतना ही नहीं, वरन एक जाति के ही साहित्य में उसके विकास के अनुरूप समय समय पर अंतर पड़ता रहता है। हिंदी में साहित्य का इतिहास इस तथ्य की पुष्टि करता है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल तथा आधुनिक काल के साहित्य में स्पष्ट रूप से अंतर देखा जा सकता है। एक नंबर क्या कह रहा, साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है दोस्तों? तो साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ, लेकिन आप पूछेंगे कि सर साहित्य क्या है? तो साहित्य संस्कृत में लिखित या मौखिक कार्यों का संपूर्ण समूहों को साहित्य कहा जाता है। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं। जीवन की अभिव्यक्ति क्या है? तो जीवन की अभिव्यक्ति साहित्य है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा। साहित्य में हमें किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं? सामाजिक, पारिवारिक, जातीय, सांस्कृतिक। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 4 देखते हैं दोस्तों, साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है? वीरगाथा काल में, भक्ति काल में, आधुनिक काल में, इनमें से सभी। यानी कि 4 का आंसर ऑप्शन डी होगा। हाँ, और एक बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन में इनमें से सभी है, तो सबसे पहला टारगेट आप इनमें से सभी को मारने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इनमें से सभी ज्यादातर आंसर वही होता है। आगे देखते हैं। निर्देश निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत ना होंगे। अब ना रहेंगे दलित दिन, हम कहीं किसी से हीन ना होंगे। क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कहीं ना गर्हित कर्म करेंगे। पुष्प भूमि यह भारत माता, जग की हम तो भीख ना देंगे। मिश्री मधु मेवाफल सारे देती हमको सदा ही है। कदली चावल अन्य विविध और क्षीर सदुमाई लुटा रही है। यानी कि 5 में क्या कह रहा, किसके आने पर भयभीत ना होंगे? सिंह के आने पर, तूफान के आने पर, तो विघ्नों का दल चढ़े आने पर हम भयभीत ना होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। 6 पे चलते हैं। भारतवासी किसकी खातिर गर्हित कर्म या निर्दनीय कार्य नहीं करेंगे? क्षुद्र स्वार्थ की खातिर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, 7 पे चलते हैं। कभी क्या आशा करता है? भारत बहुत तरक्की करेगा। भारतीय किसी से दलित और हीन नहीं होंगे। दोस्तों आप भी यही आशा कर रहे होंगे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, 8 पे देखते हैं। भारत माता हमें क्या देती है? घर देती है, स्वर्ग देती है, जीवन देती है। तो भारत माता हमें खाने की विभिन्न वस्तुएं देती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। 9 पे देखते हैं। माँ भोजन बना रही है, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है ना? तो ये सकर्मक क्रिया है दोस्तों। क्यों है आप कहेंगे? मैंने कहा था जहां पर कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होंगे वो सकर्मक क्रिया होगा, और जहां कर्म की एंट्री नहीं होगी वह अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, तो माँ भोजन बना रही है, ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत होगा, क्योंकि ये तीनों मौजूद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। 10 पे चलते हैं। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है और अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है? यहाँ पे देखिए, बच्चा सो रहा है, यहाँ कर्म नहीं है। अगर बच्चा खटिया पे या पलंग पे सो रहा होता तो सकर्मक में आ जाता है ना, लेकिन यहाँ बच्चा सो रहा है, यहाँ कर्म की उपस्थिति नहीं है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है,
अब देखिए मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सी उपवाक्य होता है? तो होता है दोस्तों अब आश्रित उपवाक्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, यह कौन सा उपवाक्य है? तो ये उपवाक्य ही है। हाँ, और इसका आंसर आप यहाँ जो गैप दिख रहा है ना, यहाँ दोगे आप, इस प्रकार से टिक नहीं करोगे। ठीक है, डी नंबर देके आप क्या लिख दोगे? उपवाक्य लिख दोगे। आपका आंसर के लिए जगह दिया हुआ है और उस जगह का इस्तेमाल आप जरूर करोगे दोस्तों। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ भी आंसर नहीं दे सकते, देना है तो आपको उत्तर कहा है ना कि यही देना है। हमें अपनी सभ्यता देश संस्कृति पर गर्व है, सही अव्यय पद को चुने। मैंने कहा अगर अव्यय पद आपको अव्यय के बारे में कुछ नहीं मालूम है तो आप इस वर्ड को, इस वाक्य को सही से देखेंगे, सही सुनने में लगे। हमें अपनी सभ्यता और किसकी रक्षा करनी चाहिए? संस्कृति पर गर्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है दोस्तों। ठीक है, 14 देखते हैं। आम का एक अर्थ होता है एक फल और दूसरा आम आदमी, जिसको कहते हैं सामान्य आदमी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 15 देखते हैं। निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है? घोड़ा दौड़ता है, किसान हल चलाता है, मां से चला नहीं जाता। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 15 का आंसर सी होगा। ठीक है, 16 चलते हैं। माता पिता कौन सा समास है? मैंने कहा था या जहां पे योजक का चिन्ह और एवं जहां रहेगा वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। देखिए यहाँ पे बीच में है ना भाई, इसको योजक का चिन्ह बोलते हैं। या अगर आप इसको लिख सकते थे माता और पिता। ठीक है, अगर ऐसा भी रह देगा तो वह भी द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। अगर रहेगा दादा एवं दादी, दादा एवं दादी, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत आएगा, यानी कि द्वंद्व समास में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपके क्वेश्चंस में तो गद्यांश और पदांश में ही सारा भर दिया जा रहा है। मैं काली हूँ, बचपन से दुबली और मरियाल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन से मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से ही हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा नहीं, क्या मेरे भीतर उस ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक उसमें उभर नहीं पाई। ठीक है, 17 पे चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? नेताजी का चश्मा, तो एक कहानी यह भी पाठ से लिया गया है। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 18 पे चलते हैं। बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसा भाव उत्पन्न हो गई? प्रेम, क्रोध, ईर्षा, हीन। तो बड़ी बहन से तुलना किया जाने पर लेखिका के मन में हीन भावना उत्पन्न हो गई। आपके घर में भी ऐसा होता होगा दोस्तों कि बड़ी बहन से छोटी बहन को अगर ज्यादा प्यार दे दिया जाए तो बड़ी बहन को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है। ठीक है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों संख्या 19 एवं 20 के लिए सही विकल्प का चयन करें। बादल गरजो, घेर घर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में नवजीवन बाले। यानी कि प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया? ये उत्साह पाठ से लिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। कविता में बादल किसका प्रतीक है दोस्तों? वर्षा का, शीतलता का, फसल का। तो पोरस और क्रांति का प्रतीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 21 क्या कह रहा? बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे? तो बालाजी मंदिर में जाया करते थे। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। बूढ़ा मरियाल सा आदमी कौन था? तो कैप्टन चश्मा वाला। हाँ, और एक बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये 2022 में भी पूछा, 2023 में भी पूछा और देखिए 2025 में भी पूछा। यानी कि 26 में आप सोचो कि पूछेगा कि नहीं, आप सोच सकते हो। ठीक है, और बड़ी आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, 23 देखते हैं। बाल गोविंद भगत लगभग कितने वर्ष के थे? तो बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के थे, यानी कि 23 का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही। 24 क्या कह रहा? कहानी लेखक के लिए आवश्यक क्या है? विचार भी। अगर कोई कहानी लिखना है तो आपको लेखक को क्या क्या जरूरत पड़ेगा? विचार भी होना चाहिए, पात्र भी होना चाहिए और घटना भी होना चाहिए। इन तीनों के बिना आप कहानी कैसे लिखोगे? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, 25 देखते हैं। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था?
तो श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। 26 चलते हैं। गोपियों ने करुई ककरी के समान किसे बताया है? प्रेम संदेश को, योग संदेश को, उद्धव को, कृष्णों को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, योग संदेश को गोपियों ने करुई ककरी के समान कहा गया या बताया गया। 28 पे देखते हैं, 28 क्या कह रहा, नहीं 27। कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? छाया को छूने से सुख की प्राप्ति नहीं होती है दोस्तों, दुख की प्राप्ति होती है। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 28 पे चलते हैं। 28 क्या कह रहा, यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान मतलब क्या है दोस्तों? वो छोटे शिशु जो निकलने वाले दांतों से होती है ना। ये मुस्कान बड़ी प्यारी होती है, बड़ों की मुस्कान से अलग होती है। बड़ों की मुस्कान में बनावट होती है, लेकिन शिशु की मुस्कान में बनावट नहीं होती। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को कोई एकटक निहार रहा है, माँ, पत्नी, तो शिशु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 29 पे चलते हैं। रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? हिंदुस्तान की तो नहीं थी, ना ही पाकिस्तान की थी, ना ही नेपाल की थी, तो थी कहाँ की? इंग्लैंड की रानी थी, रानी एलिजाबेथ। ठीक है। 30 नंबर देखते हैं। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? अमरनाथ, शिवनाथ, तो क्या था भाई? तारकेश्वरनाथ। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें इतना ही क्वेश्चंस पूछा गया है दोस्तों, है ना। अब इसके बाद क्या पूछा गया है, इसको देख के, है ना, इसको करना है। पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है, देखते हैं।